डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अवंती वर्क बुक की एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड हैं और इसमें मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपके मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर ही आपके बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये वर्क बुक की एक्सरसाइज 4.2 इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन ए साइक्लोट्रॉन a charged particle undergoes acceleration at all the time, undergoes up between the d's because of the magnetic field, speeds up in a d and slows down within a d and speeds up between the d's। तो इसमें अभी मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि जो साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज पार्टिकल है वो जैसे कि ये आपकी डीज होती हैं, ठीक है, और ये जो है डीज के बीच का जो गैप होता है, इस गैप में तो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होता है। ठीक है, डीज के बीच का ये जो गैप है, इस गैप में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होता है। और डी के अंदर, ठीक है, डी के अंदर वो किसकी वजह से एक्सेलरेट होता है? डी के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिकल जो है चाहे डी के अंदर है चाहे वो डी के बाहर है, वो हमेशा एक्सेलरेट आपका होता रहता है। अगर वो डी के बाहर है, अगर वो डी के गैप में है, यहाँ पे डी के बाहर यानी कि अगर वो गैप में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक्सेलरेट होगा, और अगर वो डी के अंदर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए, अंडरगोज एक्सेलरेशन एट ऑल द टाइम, हर टाइम वो एक्सेलरेट होता है, चाहे वो डी के अंदर है चाहे वो डी के बाहर है। तो यही इसमें बताया गया है, इन ए साइक्लोट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ इनसाइड द डीज, यानी कि डी के अंदर तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एंड इज एक्सेलरेटेड वाइल गोइंग फ्रॉम द वन डी टू अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब वो दो डीज के बीच का जो गैप होता है वहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेट करता है उसकी पोलैरिटी की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो देयर फॉर ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन एट ऑल द टाइम इनसाइड द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो डी के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल में एक्सेलरेट करता है, और डीज के बीच में जो गैप है उनके बीच में उनकी पोलैरिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट करता है। तो इसमें आंसर आएगा, ठीक है, इसमें आंसर आएगा आपका ए, अंडरगोज एक्सेलरेशन एट ऑल द टाइम, चाहे वो डी के अंदर है चाहे वो डी के बाहर है, वो हर टाइम आपका एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो डी के अंदर वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और डीज के अंदर जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और जब आपका वो एक डी से दूसरे डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जाता है तो हर टाइम वो आपका एक्सेलरेट होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, उसके मोमेंटम की वैल्यू आपको गिवन है, मोमेंटम की वैल्यू आपको गिवन है 2.4 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, द फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द रेडियस ऑफ, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड शैल बी। तो इसमें हमें बताना है, इसमें क्या बताया गया है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की वैल्यू हमें ये गिवन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी के साथ में कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में मूव करेगा, वो एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा, तो उस हेलिकल पाथ की रेडियस आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आपका ये अगर आपके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये दोनों आपके 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, तो दोनों अगर आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पे, तो पार्टिकल जो है वो आपका सर्कल में मूव करता है। लेकिन अगर पार्टिकल आपका 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री पे नहीं है, मान लो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे उस एंगल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 30 डिग्री दी गई है। तो उस केस में जब ये
एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते तो पार्टिकल जो है कौन से मोशन में मूव करता है, वो हेलिकल मोशन में मूव करता है। और हेलिकल मोशन कौन सा होता है आपका, हेलिकल मोशन जो है उसको आप कैसे दिखाते हो कि इस तरीके का जो मोशन होता है, इस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम हेलिकल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये v हो गया और ये b हो गया, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है। ठीक है, और अगर 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री के अलावा अगर कोई भी एंगल होता है, जो हमारे केस में दिया गया है v के और b के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो यानी कि 90 डिग्री नहीं है, तो पार्टिकल जो है वो हेलिकल में मूव करेगा। और हेलिकल का मतलब है वो ऐसा पाथ होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, यानी कि ये जो हेलिकल पाथ है इसका, किसी भी हेलिकल पाथ की ये रेडियस हमें बतानी है, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है आपका, उस वेलोसिटी वेक्टर को आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो। ठीक है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हो, यानी कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा, और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपका v sin थीटा होगा। तो जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है v sin थीटा, ये पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने की कोशिश करता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये पार्टिकल को मतलब लीनियर मोशन में ले जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, जो किसके बराबर है v sin थीटा। ठीक है, तो वो पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने की कोशिश करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v पैरेलल, जो किसके बराबर है v cos थीटा के, वो क्या मूव करेगा, वो पार्टिकल को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो है ये सर्कल में मूव कराने की कोशिश करेगा, और ये है इसको ये आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के कंबाइंड से, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, क्योंकि दोनों वेलोसिटी हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी है, तो उस केस में पार्टिकल का मोशन आपका कैसा हो जाता है, ये सर्कुलर मोशन भी हो गया और ये लीनियर मोशन भी हो गया, सर्कुलर मोशन भी हो गया और ये लीनियर मोशन भी हो गया। तो यानी कि पार्टिकल जो है आपका सर्कल में भी मूव कर रहा है, और ये एक सर्कल यहाँ पे, फिर ये एक सर्कल ये यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर एक सर्कल ये यहाँ पे पहुँच जाता है, फिर एक सर्कल ये यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये जो लीनियर मोशन है ये v पैरेलल की वजह से होता है, और ये जो सर्कुलर मोशन है ये आपका किसकी वजह से होता है, ये आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से होता है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आपका सर्कल है इसकी रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, ये रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जो आपका सर्कुलर होगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि पार्टिकल जो आपका सर्कल में भी, हेलिकल में जो सर्कल भी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा आपका mv²/r वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, qvb sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आया mv²/r, यानी कि जो हमने देखा कि जो हेलिकल पाथ में ये सर्कल बना है, इस सर्कल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसके बराबर होता है mv²/r, वो कहाँ से आया, वो जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया वो वहाँ से आया। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगाती है, qvb sin थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगाती है, qvb sin थीटा। तो ये वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया, और इस फोर्स से ये जो पार्टिकल ये आपका सर्कल में इस तरीके से हेलिकल वाले सर्कल में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, यानी कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारी कौन सी आएगी, यहाँ पे v sin थीटा के बराबर आएगी। जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो हमारी v sin थीटा है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है आपका सर्कल में मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो v है हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, v sin थीटा हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका v² था, तो v² की जगह हमने पुट कर दिया v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r, और ये किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू qvb sin थीटा। ठीक है, तो एक v से ये वाला v कैंसिल हो जाएगा, एक v से ये v कैंसिल हो जाएगा, और एक sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है। तो जो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आएगा वो किसके बराबर आएगा, mv sin थीटा अपॉन qb। तो जो हेलिकल पाथ की रेडियस आएगी वो किसके बराबर आएगी, mv sin थीटा अपॉन qb।
तो ये रेडियस आप हेलिकल पाथ की होगी। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर दोनों आपकी 90 डिग्री पे हैं तो पार्टिकल जो है वो आपका सर्कल में मूव करता है, लेकिन जब ये एंगल आपका 90 डिग्री नहीं होता तो पार्टिकल जो है वो आपका हेलिकल में मूव करता है। तो यहाँ पे आपका लीनियर मोशन भी हो रहा है, यहाँ पे आपका ये लीनियर मोशन भी हो रहा है, और यहाँ पे आपका ये सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो आपका हेलिकल होता है। जैसे स्प्रिंग की एक भी आपका एक हेलिकल होता है, तो इस तरीके से। तो फिर जो आपका ये जो सर्कुलर मोशन है ये वेलोसिटी, तो ये जो आपका सर्कुलर मोशन था हेलिकल का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होता है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी v sin थीटा। ठीक है, और ये जो आपका एक सर्कल से ये दूसरे सर्कल में ऐसे मूव करती है, यानी कि ये जो मोशन होता है ये किसकी वजह से होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होता है v cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडियस निकाल ली अपनी, कि जो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ होगी वो मैंने अभी आपको ये डिराइव भी करके बता दिया कि ये कैसे आएगा, r = mv sin थीटा अपॉन qb। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें इसके मोमेंटम की वैल्यू दी गई है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम p भी लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये हमें mv की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि mv की जो वैल्यू गिवन है वो हमने पुट कर दी है यहाँ पे। थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे sin 30 डिग्री। चार्ज है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हमने पुट कर दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसको हमने पुट कर दिया। तो sin 30 की वैल्यू जो है होती है वो 1/2 होती है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा कि जो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ है, हेलिकल पाथ का ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5 × 10⁻⁴ मीटर, या फिर हम इसको अगर मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। तो जो 1 मिलीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर के। 1 मिलीमीटर = 10⁻³ मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन आपको दिया गया है, एक ड्यूट्रॉन आपको दिया गया है, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, और यहाँ पे दिया गया है दे एंटर परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उनकी दे एंटर परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फॉर द मोशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑन द सर्कुलर पाथ। जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है सर्कुलर पाथ को वो करते हैं, और इसकी जो रेडियस है, प्रोटॉन के जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो rp है, और न्यूट्रॉन के जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो rd है। तो हमें बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन दिया गया है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल आपको न्यूट्रॉन दिया गया है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और हमें कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि दे एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि v वेक्टर में और b वेक्टर में जो आपका एंगल है वो कितना है, वो आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो आपका सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ का हमें क्या निकालना है, फिर हमें यहाँ पे दोनों में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने निकाला यहाँ पे कि जो इसकी वैल्यू आएगी, तो पार्टिकल जो है आपका सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल आपका सर्कल में मूव करेगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r वो किसके बराबर होगा, qvb sin थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, sin 90 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, qvb sin थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या बताई है कि दे एंटर परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है, और sin 90 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r = qvb। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, qvb के बराबर हो जाएगा। तो v से v कैंसिल हो जाएगा आपका,
तो यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो रेडियस किसके बराबर आएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू आएगी आपकी एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आएगी एम वी अपॉन क्यू बी। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है कि दोनों पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर कि जो हमें मोमेंटम दिया गया है, हमें उस हमें फॉर्मूले में यहाँ पे एम वी जो है एक मोमेंटम दिया गया है, तो हमें मोमेंटम को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास है एम वी अपॉन क्यू बी। फॉर्मूले में ये है हमारे पास, तो ये चीज़ जो है ये आपका मोमेंटम है। तो हमें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम दी गई है, तो मोमेंटम को हम किस में चेंज कर लेंगे, उसका रिलेशन हम काइनेटिक एनर्जी के साथ में लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी, के उसको हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने एम से मल्टीप्लाई कर लिया और एम से डिवाइड कर लिया, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2m, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो आपके पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, 2m, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ई के लिखा हुआ है, तो हम इसको ई के भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मोमेंटम का रिलेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ में, वो किसका रिलेशन होता है, 2m इंटू ई के। तो ये रिलेशन होता है आपका, तो ये रिलेशन आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेशन हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हमने निकाला कि जो रेडियस की वैल्यू आएगी, सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो किसके बराबर आएगी, एम वी अपॉन क्यू बी। फिर ये एम वी जो है मोमेंटम है, तो ये जो मोमेंटम है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने निकाला कि ये किसके बराबर होता है, 2m इंटू ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और डिवाइड बाय q इंटू बी। तो ये हमने रेडियस लिख लिया। अब हम दोनों के लिए अलग अलग रेडियस लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके लिए लिखेंगे, जहाँ पे हमें दो चार्ज पार्टिकल दिए हैं। तो पहला दिया गया हमें प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो प्रोटॉन, ये हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली। तो जब हम प्रोटॉन के लिए रेडियस की वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगा आपका √ऑफ। ठीक है, √ऑफ प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो m है, तो m की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी को हम ई के ही लिख लेंगे क्योंकि दोनों की सेम है, डिवाइड बाय, फिर नीचे क्या आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ही फिर हम किसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे ड्यूट्रॉन के लिए। तो ड्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ड्यूट्रॉन के लिए 2, मास की जगह हम लिखेंगे मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, डिवाइड बाय चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम अगर दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों की रेशो को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आपका कौन कौन सा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का जो क्यू बी है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास सिर्फ ये बचेगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, जो आपका मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो आपका 2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन की, यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो ड्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे हमने mp की जगह मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दी, और जो ड्यूट्रॉन का मास होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास के, तो mp से mp कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 1/√2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेशो निकाली थी कि जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन होगा डिवाइड बाय जो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/√2। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो rd की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, √2rp। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो हमारे पास, इसका आंसर आएगा आंसर ए, rd = √2rp। तो सबसे पहले क्योंकि पार्टिकल हमारा सर्कल में मूव कर रहा है, तो सबसे पहले आपको यही करना है जब भी पार्टिकल आपका सर्कल में मूव कर रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होता है। तो यही इसी फॉर्मूले से जो है आपको सारे क्वेश्चन, जो अधिकतर क्वेश्चन हैं इसी फॉर्मूले से आपको सोल्व करने हैं।
ठीक है। तो जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है फिर वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो फिर हमने यहाँ पे मोमेंटम में निकाला, मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकाला। फिर क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी है वो कैंसिल हो जाएगी, उनके चार्ज सेम होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ मास बचेगा। तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो, तो जो आपका न्यूट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन के मास का डबल होता है। ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो जो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम 2H1 लिखते हैं, यानी कि ये आपकी न्यूक्लियाई होती है न्यूट्रॉन एटम। तो जो आपका न्यूट्रॉन एटम होता है ये उसकी न्यूक्लियाई होती है, उसी न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन पार्टिकल कहते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें जो है आपका 1 प्रोटॉन है और इसमें आपका 1 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसका जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो 2 टाइम्स होता है मास ऑफ द प्रोटॉन को। ठीक है। तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे गिवन है, ए बीम ऑफ आयंस, एक आपके पास बीम ऑफ आयंस है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इतनी गिवन है आपको, एंटर्स नॉर्मली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बीम ऑफ आयंस है, आयंस की कोई भी बीम है, उसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है 4 × 10⁻⁻2 टेस्ला है। और आपको क्या गिवन है, स्पेसिफिक चार्ज दिया है आपको, आयंस का स्पेसिफिक चार्ज आपको दिया है। तो सेम आपको वही चीज़ बतानी है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अभी हमने निकाला। ठीक है, कि जो आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने निकाला, वो किसके बराबर होता है, mv/qb के बराबर होता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द आयन। तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपका स्पेसिफिक चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है दैट इज़ द रेशो ऑफ, जो किसी भी आयन का स्पेसिफिक चार्ज होता है दैट इज़ द रेशो ऑफ चार्ज अपॉन मास। Q/m की जो रेशो होती है उसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, Q/m की जो रेशो होती है उसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, mv/qb। ठीक है। तो ये वाले m को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका v/q/m × b। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें क्या दिया, यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज दिया गया है, इसका मतलब जो Q/m की वैल्यू है वो हमें इतनी गिवन है। ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 10⁵ और यहाँ पे हमें स्पेसिफिक चार्ज यानी कि Q/m की वैल्यू गिवन है, तो वो हम पुट कर देंगे 5 × 10⁻7। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बताने का मकसद आपको था कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है उसको हम कहते हैं Q/m। तो यहाँ पे हमें Q/m की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये Q/m की वैल्यू हमें गिवन है 5 × 10⁻7। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द आयंस, Q/m इट इज़ द रेशो ऑफ चार्ज टू मास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन के अंदर आपका मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर 1 टेस्ला है, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर उसमें मूव करता तो उसकी अप्रोक्सीमेटली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए कि जो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, तो ये आप ओमेगा से भी याद रख सकते हो। ओमेगा जो होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो होती है आपकी Qb/m। तो ओमेगा जो होता है वो 2π × न्यू के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी आपकी 1/2π Qb/m। तो ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट, तो यहाँ पे Q की जगह इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है 1 टेस्ला हमने पुट कर दी, 2π की जगह ये पुट कर दिया। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻−31। तो इसको सॉल्व करके जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.8 × 10 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस में होती है, उसका SI यूनिट होता है आपका हर्ट्ज़। तो ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है 3 आयन्स है आपके पास। पहला आयन है आपके पास H+, दूसरा आयन है He+, और तीसरा आयन है आपके पास O2+।
ठीक है, 3 आयन्स हैं ये, और तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, और वो एक रीजन में से पास कर रहे हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वो सभी जो हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले जो V और B के बीच का एंगल है वो कितना दिया गया है, वो आपका 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो तीनों चार्ज पार्टिकल होंगे ये किस में मूव करेंगे, ये आपके सर्कल में मूव करेंगे। ठीक है, तो सर्कल में मूव करेंगे, फिर वही हमने निकाला है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r वो किसके बराबर होगा, qvb के बराबर होगा। तो यहाँ से जो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गई, तो रेडियस की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mv/qb के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ये हमारे पास। लेकिन अब ये इसका रिलेशन किसके साथ में दिया गया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ में दिया गया है। तो हमने निकाला था R = mv/qb। अब इसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ में हमें पता है ये मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 2m × E यानी कि काइनेटिक एनर्जी / q × b। तो ये हमने इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, अब क्योंकि सभी के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो ये जो रेडियस है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, ये उनके मास पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम है मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगी। तो ये जो रेडियस है वो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वो मास पे और चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो आपका √2 वाला फैक्टर है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपकी जो रेडियस प्रोपोर्शनल रहेगी वो कि, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होगा आपका √m और नीचे आएगा आपका q, क्योंकि सारे के सारे जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो सेम मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम रेशो निकालेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, √2 वाला फैक्टर भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी सेम है सभी की, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा कि जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल बचेगी, मास के, √ के और चार्ज के q पे, वो इन दोनों की रेशो पे वो डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर हमें फिर यहाँ पे 3 आयन्स दिए हैं H+, He+ और O2+, तो हमें बताना है कि इनके सर्कल में अगर ये मूव कर रहे हैं, ऐसे सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो हमें इनकी रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन तीनों के रेडियस में। यानी कि जो पहला आयन है H+, दूसरा आयन है He2+, और तीसरा आयन जो है O2+, इनके रेडियस में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे तीनों की रेशो हम निकाल लेंगे। तो पहला आयन है आपका RH+ आयन। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे RH, तो उसके लिए हम लिखेंगे √m of H आयन्स अपॉन चार्ज ऑफ H+ आयन। ठीक है, और हीलियम के लिए फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, दूसरा जो चार्ज है वो हमें क्या दिया गया है, He+ है, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ He+ डिवाइड बाय चार्ज ऑफ He+। तीसरा आयन हमें दिया गया है O2+, तो तीसरे आयन का जो रेडियस हम लिखेंगे, मास ऑफ O2+ डिवाइड बाय चार्ज ऑफ O2+। तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन का जो मास होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √1। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो आपका 1 होता है। इसके बाद He+ का जो मास होता है, अल्फ़ा पार्टिकल, He+ को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, इसका जो मास होता है वो √4 आता है। और जो O2+ का मास होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो आपका 16 होता है। इसके बाद हमें चार्ज लिखना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें यहाँ पे चार्ज लिखना है तो हम देखते हैं कि जो H+ के ऊपर कितना चार्ज है, H+ के ऊपर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसके चार्ज की वैल्यू हम 1 लिख देंगे। इसके बाद हम देखें, अगर हम देखें, हमें देखना है कि जो आपका He+ है। ठीक है, तो अब हम देखें कि ये जो आपका He+ है, तो दूसरा जो है यहाँ पे आपका He+, तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज है, 1 ही चार्ज है, तो यहाँ पे भी हमने 1 चार्ज लिख दिया। इसके बाद दूसरा आयन है आपका O2+, तो इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास 2 चार्ज हैं, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना था। तो जो हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन के मास को हमने लिखा 1, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है,
और अल्फ़ा पार्टिकल He+ को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के 16 टाइम्स होता है। ठीक है, और H+ के ऊपर एक प्लस है, यानी कि इसका चार्ज जो होगा वो 1 होगा। और He+ इसके ऊपर भी एक ही चार्ज है तो इसको हम 1 लिखेंगे। और O2+ है तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका 2 है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1:2:1, यानी कि ये और ये सेम है। इसका मतलब जो He+ है और जो O2+ है इनका जो पाथ होगा वो सेम होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका He+ है और जो O2+ है उनका जो पाथ होगा वो सेम होगा। इसका मतलब दे आर डिफ्लेक्ट इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेम आपको वैसे ही करना है इस मेथड से। तो जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं He2 4। ठीक है, तो इसका जो मास होता है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है और इसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है और इसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के 2 टाइम्स होता है। ठीक है, और तो हम इसको अल्फ़ा, जो ये अल्फ़ा पार्टिकल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को ही हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। और इसका सिंबल ये होता है He2 4। ठीक है, यानी कि इसमें जो है आपके 2 प्रोटॉन होते हैं और इसमें आपके 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है और इसका जो चार्ज है, ठीक है, इसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज से 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। और इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने ड्यूट्रॉन किया था, तो ड्यूट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, 2H1, यानी कि इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। और ठीक है, और इसका फिर हमने देखा था कि जो ड्यूट्रॉन का मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो ये हमने देखे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमने देखा कि इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इसके लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विल मूव इन ए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर है। तो यानी कि V और B में कितना एंगल बन रहा है, V और B में आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें पता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो पार्टिकल किस में मूव करता है, पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कल। तो जो पार्टिकल का पाथ होगा वो क्या होगा, आपका सर्कल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने ये जो हमारी अवंती वर्कबुक की जो एक्सरसाइज 4.2 है इसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मैंने इनमें आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और आप जो है अपने आप से सारे फॉर्मूलेज आप लर्न करोगे। लर्न करने के बाद सारे फॉर्मूले आप नोटबुक में अपने आप से नोट लिखो, बिना देखे लिखोगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।